गुड इवनिंग बेटा। स्टार्ट करें आज का लेक्चर। बेटा आज हम लोग न्यू चैप्टर पे स्विच कर रहे हैं, है ना। आज से हम लोग एटम्स वाला चैप्टर भी लेकर के चल रहे हैं। कुछ बच्चे जो कोचिंग वाले हैं मेरे पास, मैं उनको एसी का भी लेक्चर दे रहा हूँ और साथ में ये भी दे रहा हूँ, दोनों चीज़ों को मिक्स करके चलूँगा बेटा, है ना। तो आप दो लेक्चर के लिए प्रिपेयर रहिए। मैथ फिजिक्स में भी 2 लेक्चर और मैथ्स में भी आपको मैं 3D भी दे रहा हूँ और प्रोबेबिलिटी भी दे रहा हूँ, तो दोनों के लेक्चर्स, है ना। चलिए आज से हम लोग बेटा एक नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स का, एटम्स। ठीक, अभी जो लोग स्कूल वाले बच्चे हैं उनको तो सिर्फ मैं डिलीटेड के अकॉर्डिंग उनके जितना सिलेबस है बस उतना ही देने वाला हूँ। बाकी बच्चों के लिए IIT वाले जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मैं पूरा सारा खूब सारा अब आपको देने वाला हूँ, है ना, उन चीज़ों में। तो देखते चलते हैं, करते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को आज। बेटा सबसे फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एटम्स। और अच्छा एक और चीज़, यदि आप बुक्स वगैरह उठाएंगे तो शायद वहाँ पे किसी अलग जगह से स्टार्ट किया होगा। मैं अभी पहले उन टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ जो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग काम के हैं, उसको पहले कवर करके उसके बाद में मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले दूसरे टॉपिक्स बताऊँगा। ठीक है, आइए। और बेटा जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनके लिए तो मैं 2 से 3 लेक्चर में जाकर के पूरा चैप्टर एंड कर दूँगा आपका। ठीक है, चलिए। और बस वही लेक्चर्स आपको अवेलेबल भी होंगे, उसके अलावा कोई लेक्चर्स आपको मिलेंगे भी नहीं। देखिए एटम्स। बेटा एटम्स में जब हम लोग जाते हैं ना, एटम्स यहाँ पर सबसे पहले एटम्स को इंट्रोड्यूस किसने किया था, मतलब एटम के बारे में यदि बात करी जाए कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि उसके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स वगैरह, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उसके बारे में जो सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट किसी ने दिया था जो हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं उसके बेसिस पे, तो बेटा वो सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो दिया था वो दिया था जे थॉमसन। बेटा जे थॉमसन ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था, और दिया कब था, 1898 में। थोड़ा ईयर भी याद रखा कीजिए इस चीज़ के बारे में, इसलिए क्योंकि कई बार 1 मार्क वाला क्वेश्चन इस तरीके का पूछ लेते हैं हमारे यहाँ भी। अब सुने जे थॉमसन ने क्या बोला, बात हुई कि यार एटम का स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है। ठीक, एटम का स्ट्रक्चर किस तरीके से, तो उसको डिफाइन करते हुए बेटा जे थॉमसन ने ये बोला था, मुझे नहीं मतलब सबको बोला है क्या, कि एक प्लम पुडिंग मॉडल उसने इंट्रोड्यूस किया था। प्लम पुडिंग मॉडल, आप जानते हैं प्लम पुडिंग मॉडल मतलब क्या, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो वाटरमेलन है, वाटरमेलन का स्ट्रक्चर को उसने एटम से रिलेट किया था, कि हमने बोला ये वाटरमेलन है प्लम पुडिंग में। अब बेटा देखिएगा एक चीज़, जब हम वाटरमेलन की बात करते जाते हैं, तरबूज की, उसके अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो पूरा रेड पार्ट है, रेड, और वो जो रेड वाला पोर्शन होता है जिसको हम लोग खाते हैं स्पेशली, तो वो जो रेड वाला पोर्शन होता है बेटा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे वॉल्यूम में। तो हम लोग बोलते हैं पूरे वॉल्यूम में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है ना, m। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला पता है, जे थॉमसन ने क्या बोला, जे थॉमसन ने ये बोला, जैसे मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ बेटा इस तरीके से, तो ये जो पोर्शन आ रहा है ना, एक्चुअल में ये पूरा पोर्शन जो मैंने इस तरीके से आपको बना करके दिखाया है, एक्चुअल में आप ऐसा सोचिए कि ये क्या है, ये वो रेड वाला पार्ट है। ठीक है, अब सुनो बेटा, यदि ये रेड वाला पार्ट है मेरे लिए पूरा कंप्लीट, तो इस रेड वाले पार्ट को उसने क्या बोला कि वो पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव चार्ज है। मतलब एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, उसने बोला कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मतलब जैसे हम वाटरमेलन के अंदर में वो रेड वाला पार्ट देखते हैं, तो वो रेड वाला पार्ट उसने किससे रिलेट कर दिया, पॉजिटिव आयन से, पॉजिटिव चार्ज से। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को किससे रिलेट किया, उसने बोला कि यार वाटरमेलन में जैसे सीड्स होती हैं, ये बीजे होते हैं, सीड्स, तो ये जो सीड्स हैं बेटा, वो सीड्स उसके लिए क्या था, उसने ये बोला कि सर ये सीड्स नहीं है, ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो उसने जो सीड्स हैं उसको किससे कंपेयर कर दिया, इलेक्ट्रॉन से, और बोला कि यार एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। ठीक, मतलब उसके अकॉर्डिंग किसके, जे थॉमसन के अकॉर्डिंग उसका ये कहना था कि, उनका ये कहना था कि पूरा जो मास है, मतलब पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ पे कौन होगा, प्रोटॉन के पास ही तो मास होता है। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो पूरा मास, एटम का जो मास है वो पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता था रियल में, जो इनके अकॉर्डिंग सोचा गया। बट रियलिटी में जब आगे फर्दर स्टडी वगैरह करी गई, साइंटिस्ट वगैरह ने वर्क किया, तो उनके दिमाग में ये आया, उनको ये चीज़ लगा कि सर कि कंप्लीट वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे उसमें नहीं होता। तो एक जगह यहाँ पे जा कर के ये मॉडल फेल हुआ,
दूसरा चीज़, एक दूसरा पॉइंट ये था जिसके कारण से वो फेल हुआ, जो लोगों ने स्टडी करी, क्या हम लोगों ने एक चीज़ देखा है ना कि बेटा जो एटम्स का स्ट्रक्चर है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे होते हैं कहीं ना कहीं, पता है मुझे, रिवॉल्विंग है। अब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं इतना मुझे मालूम है, तो अब लोगों के दिमाग में ये आया कि यार जब तुम ये बोल रहे हो कि रेड वाला जो पोर्शन है वो पूरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो उन सारे पॉजिटिव चार्ज के बीच में ये सीट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज है, तो बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में तो अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो इनके बीच में यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा खासा है तो ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको ये पॉजिटिव चार्ज फ्री होने ही नहीं देगा। जब ये फ्री नहीं होंगे तो ये रिवॉल्व नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब, हम तो बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग होते हैं, जबकि वहाँ पे तो कोई रिवॉल्विंग मुझे मिलेगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यदि एक साथ मिल करके रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव वाला न्यूट्रल करेगा कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के कारण से, इन सारे पॉइंट्स के कारण से कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वो रिवॉल्व कैसे कर सकता है, इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पे जा करके आगे ये वाला जो मॉडल था जे थॉम्सन का प्लम पुडिंग मॉडल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, बोल दिया मैंने, समझ लीजिएगा। तो जो प्लम पुडिंग मॉडल होता है ना वो फेल हुआ था। तो सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट, वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट जिसने दिया था वो जे थॉम्सन था 1898 में, और वो कॉन्सेप्ट फेल हुआ। अब सुनो, इस कॉन्सेप्ट के फेल होने के बाद अब क्या हुआ बेटा, इन्हीं के दो स्टूडेंट थे, इन्हीं का स्टूडेंट था एक बंदा, कौन, रदरफोर्ड। जो रदरफोर्ड है एक्चुअल में ये स्कॉलर्स थे, मतलब ये लोग जब, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सिंपल कि आप जब पीएचडी वगैरह करने जाते हो तो किसी के अंडर में करते हो ना, तो बस वही वाला बात है कि मतलब जे थॉम्सन के अंडर में जा करके मान लीजिए रदरफोर्ड वगैरह पीएचडी वगैरह कर रहे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं उनके स्टूडेंट्स थे। तो बेटा जे थॉम्सन का ही स्टूडेंट रहा था कौन, रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने क्या किया, अब होता क्या है कि यार जैसे मान ले जो गुरु है मैं किसी चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ बट वो उसको सक्सेसफुली नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे अंदर में जो स्टूडेंट है ना उसको भी वो चीज़ पता है कि सर इस पर ट्राई कर रहे हैं, वो भी ट्राई करेगा, हो सकता है कि मुझसे बेटर वो करके चला जाए। सेम कंडीशन यही हुआ कि यहाँ पर जे थॉम्सन से अच्छा उसका स्टूडेंट निकला जो रदरफोर्ड था। रदरफोर्ड ने इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में समझाया, और किसके बेसिस पे समझाया, अल्फ़ा पार्टिकल के बेसिस पे। अल्फ़ा पार्टिकल का यूज़ किया, और अल्फ़ा पार्टिकल का यूज़ करके बेटा उसने अगला कॉन्सेप्ट दिया, थ्योरी दी, किसके बेसिस पे, एटम के लिए, कि यार एक्चुअल में एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, ठीक है। तो वो जो है वो मेन थ्योरी है हमारे यहाँ से, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, समझ में आनी चाहिए। और बेटा सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सब चीज़ें आपका पढ़ा हुआ होता है, केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं, तो रिलेट करो केमिस्ट्री को और फिजिक्स से रिलेट करो, देखो कौन अच्छा पढ़ा है। चलो समझे, आइए अब अपन चलते हैं यहाँ पे जे थॉम्सन रदरफोर्ड के अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग वाले मॉडल पे, ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। बेटा जिन लोगों को ये लग रहा है ना कि सर ये तो आता है, मैं नहीं अटेंड कर रहा लेक्चर, गलत फहमी में हो, बहुत सारी चीज़ें अच्छी बताऊंगा इसमें, ध्यान से समझ के रखना और अच्छे से समझो, अटेंड करो क्लास को, ठीक। देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा बेटा। उसने क्या किया, रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल का यूज़ किया। तो सबसे पहले देखिए मैं उसका स्ट्रक्चर बनाया है ना, डायग्राम एक्सपेरिमेंट का कि कैसा हुआ था, फिर आपको मैं उसके सारे टर्म को एक्सप्लेन करता हूँ, एक एक टर्म क्यों आया और क्यों दूसरी चीज़ नहीं करी हमने, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। सर सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, अब सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है मैं आपको निकाल के बताऊँगा, और क्यों लिया वो भी समझ में आएगा। सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल के बाद बेटा मैंने आगे में जा करके ये जो ऐसे चेक्स बनाए ना, एक्चुअल में ये लीड ब्रिक्स हैं, लेड होता है ना, पीबी, बेटा पीबी ब्रिक्स, तो हमने लेड ब्रिक्स लिया, और ये लेड ब्रिक्स हमने यहाँ पे ऐसे लगा करके रखे हुए हैं इस तरीके से। अच्छा, इनके बीच में एक नैरो स्पेस मैंने छोड़ दिया है, वेरी नैरो है ना, स्मॉल स्पेस, एक नैरो स्पेस मैंने यहाँ से छोड़ के रखा है कि यदि अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से निकलते हैं तो उनको जाने के लिए एक रास्ता मिलना चाहिए। तो बेटा इसी चीज़ को मैंने आगे एक्सटेंड कर लिया यहाँ तक, ठीक। अब सुनिए, इसके आगे जा करके ध्यान से समझते रहना, फिर मैं आपको बाद में हर चीज़ का मीनिंग समझाऊँगा। यहाँ पर जा करके ये दो सपोर्ट लिए, इन दो सपोर्ट के बीच में मैंने एक थिन गोल्ड फॉइल यूज़ करी है, थिन गोल्ड फॉइल हमने यहाँ पर यूज़ करी, और इसकी थिकनेस जो है वो 2.1 × 10⁻⁷ मीटर की हम लोग रखते हैं। अब सुनिए, इतनी थिक, मतलब इतनी थिकनेस वाला थिन फॉइल है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया,
यहाँ पे जा करके बेटा हमने एक कॉलीमीटर लगा के, मतलब एक स्क्रीन लगा के रखा हुआ है कहीं न से। और ये जो देखो एक चीज़, ये जो तुम देख रहे हो ना डिटेक्टर, एक्चुअल में ये डिटेक्टर जो है वो मूविंग है, मतलब इस डिटेक्टर को मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ, घुमा सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ ऐसे, ठीक। तो ये डिटेक्टर बेटा इस पूरे में घूम रहा होगा। अब सुनिए मेरी बात, यहाँ से हमने बोला कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल निकलेंगे, और जो पार्टिकल निकल रहे होंगे ना बेटा, वो पार्टिकल्स यहाँ से मान लीजिए इधर गए और कितने एंगल पे गए, सपोज करिए थीटा। तो इस थीटा को मैं क्या बोलता हूँ, सर ये मेरे लिए स्कैटरिंग एंगल होता है। अब मैं बताता हूँ आपको, सारी चीज़ें कंफ्यूज मत हो, ठीक। अब सॉरी, ये डिटेक्टर हमने लगा के रखा हुआ है, और बेटा हमें इसका पर्पस क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। तो मैंने सिर्फ तुम्हें इतनी सारी चीज़ें बता दी कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें यूज़ में आ रही हैं। अब मैं पूरा डिटेल में चलता हूँ और पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कौन सी चीज़ ली, क्यों ली। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले यदि आप सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल की बात करने जा रहे हो बेटा, तो सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल में हम लोग यहाँ पर जो लेते हैं ना, वो है हमारा बिस्मथ, Bi। और बेटा बिस्मथ का जो एटॉमिक नंबर है वो है 83 और एटॉमिक मास होता है 214, ठीक। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये जो हमने यहाँ पर लिया ना सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेते हैं कोई सा भी। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आप चाहो तो यूरेनियम भी ले सकते हो, और हमने क्या लिया हुआ है वहाँ पे बिस्मथ। यहाँ पर हमने जो सोर्स लिया वो किसका लिया, बिस्मथ, और बिस्मथ का एटॉमिक नंबर है 83, उसका एटॉमिक मास है 214। अब सुनिए, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया है, आपने पढ़ा होगा रेडियो एक्टिविटी, क्या करते हैं हम, यदि मान लीजिए बेटा इसको मैं किसी तरीके से हीट करके कहीं से भी हीटिंग इफेक्ट डालूँ, और उसके बाद मैंने इसको बर्न किया बिस्मथ को, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को। तो आपको पता है कि जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम लोग बर्न करते हैं कहीं पे, तो बेटा वो अल्फ़ा पार्टिकल निकालता है, बीटा पार्टिकल निकालता है, प्लस साथ में गामा रेज निकालता है। तो अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स भी निकलते हैं, गामा रेज भी निकलते हैं। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो बिस्मथ है वो हमारा एक सोर्स होता है किस चीज़ का, अल्फ़ा पार्टिकल का। मतलब वो अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ करके मुझे देगा। तो बेटा अल्फ़ा पार्टिकल के लिए जो हमने सोर्स का यूज़ किया, तो कई बार पूछा जाता है कि वो सोर्स कौन सा होता है। तो सोर्स आप क्या याद रखिए, बिस्मथ है, जिसका एटॉमिक नंबर 83 है और उसका एटॉमिक मास 214 है, ठीक है बेटा। अब सुनिए, ये सोर्स आ गया हमारे पास। अगला काम हमने क्या किया, जैसे ही सोर्स से यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हुए होंगे, निकले होंगे, तो बेटा वो स्कैटर्ड होता है। मतलब जब हम अल्फ़ा पार्टिकल निकालते हैं ना कहीं से, तो ऐसा नहीं है, जैसे ये मान लीजिए सोर्स है, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल निकला तो बेटा हर डायरेक्शन में निकला होगा, सब जगह। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अल्फ़ा पार्टिकल सिर्फ स्ट्रेट ही जा रहा होगा, वो बेटा हर डायरेक्शन में निकला है। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है बेटा वो हर डायरेक्शन में गया है, तो हमने यहाँ से उसको आगे स्ट्रेट पास करवाया। अब देखिए, जब ये स्कैटर्ड होकर के निकल रहा होगा हर जगह, तो हमने काम क्या किया, देखिए यहाँ पे लेड ब्रिक्स हमने लगाए हैं। लेड मटेरियल होता है, उसके ब्रिक्स हमने इस तरीके से लगा दिए हैं रख के। और देखो, अब ये लेड ब्रिक्स का काम क्या होता है मालूम है, लेड ब्रिक्स जो होता है ना, वो एक अच्छा एब्जॉर्बर होता है, किसके लिए, अल्फ़ा पार्टिकल के लिए। तो यहाँ से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकल रहे होंगे ना, मतलब जैसे अल्फ़ा पार्टिकल निकला है, तो बेटा जो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर्ड होकर के निकल रहा होगा इधर साइड, उन सब को ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सारे अल्फ़ा पार्टिकल को ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है कौन, लेड ब्रिक्स। तो बेटा देखिए, लेड ब्रिक्स ने यहाँ से एब्जॉर्ब किया। अच्छा, उसके बाद बचा हुआ जो अल्फ़ा पार्टिकल है, जो स्ट्रेट जाना चाहता है, उसको वो आगे भेज देगा, क्योंकि मैंने इतना नैरो विड्थ यहाँ पे छोड़ा हुआ है कि सपोज़ करिए कि सिर्फ एक ही अल्फ़ा पार्टिकल की लाइन इसमें से पास हो सकती है। तो मैंने बोला कि यार सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, तो इधर से जो स्कैटर्ड हुए थे ना, वो सारे के सारे लेड ब्रिक्स ने क्या कर लिए होंगे, एब्जॉर्ब कर लिए। अब उसके एब्जॉर्ब करने के कारण से क्या हुआ, तो ज़रा खुद से सोच के देख बेटा, यदि मैंने एक बॉल लिया और एक बॉल से मैं बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट हिट करता हूँ, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, या मैं उसी चीज़ को एज अ प्रोजेक्टाइल मैं ऊपर फेंकूँ और वो घूम फिर के वहाँ पे पहुँचेगा, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। सोच के देखो, ऑब्वियसली यदि मैं उसको बिल्कुल स्ट्रेट फेंकूंगा तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, और यदि मैं प्रोजेक्टाइल करवाते हुए किसी एंगल पे फेंकूंगा तो उसका इफेक्ट उतना नहीं होगा। तो बस यही चीज़ हम भी चाह रहे थे। हमने क्या चाहा, हमने ये चाहा कि यहाँ से जो अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहा है वो मैक्सिमम स्पीड के साथ निकले, मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ निकले। तो उसकी वेलोसिटी को मैक्सिमम करने के लिए मैंने इसके लिए सिर्फ एक नैरो पाथ छोड़ा कि छोटा सा पाथ रहेगा तो सब स्ट्रेट निकलेंगे,
और दूसरी चीज़ बाकी जो स्कैटर्ड होने वाले हैं उन सबको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इनकी जो स्पीड है ना, इसकी जो वेलोसिटी है उसको कहीं ना कहीं हमने इंक्रीज़ कर दिया। तो हमने बेटा जब अल्फा पार्टिकल को इसमें से क्रॉस करवाया होगा तो अब मुझे एक चीज़ पता है, इसी को हम बताएं हम कॉलीमीटर के थ्रू भी कर सकते हैं। कॉलीमीटर मतलब हम एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी के पाथ को स्ट्रेट करने के काम आता है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा ही है कि एक कॉलीमीटर का काम करता है, जिसके कारण से बेटा ये जो पाथ है इसका वो स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक, अब सुनो, एक तो स्ट्रेट हो गया और स्ट्रेट में वेलोसिटी भी मैक्सिमम मिलेगी। तो मैंने बोला कहीं ना कहीं सर मैंने उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर दिया, मैक्सिमम किया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जब हमने इसकी वेलोसिटी को तो इंक्रीज़ कर दिया, वेलोसिटी को बढ़ाया, अब बेटा एक चीज़ सोचिए, उसी ये सारे अल्फा पार्टिकल आ करके इस थिन गोल्ड फॉइल पर हिट करेंगे यहाँ से, है ना। अब जरा थोड़ा सा पिक्चर गोल्ड फॉइल का समझते हैं, फिर अपन उस पर चलते हैं। जरा बताइएगा सर, सबसे पहली चीज़ तो मैंने गोल्ड फॉइल क्यों यूज़ किया? गोल्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, क्यों? एक तो सर उसका एटॉमिक नंबर है, हाई है, 79 है शायद तक ना, या जो भी है आप देखिएगा 79 होता जाता है। अब गोल्ड का एटॉमिक नंबर हाई है। दूसरी चीज़ सर, गोल्ड एक अच्छा कंडक्टर होता है। गोल्ड एक अच्छा कंडक्टर है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह अच्छे खासे होते हैं। तो हमने क्या किया, एक तो ये चीज़ यूज़ किया। दूसरी चीज़ यार सर, थिन गोल्ड फॉइल क्यों यूज़ की? थिन क्यों करी? थिक ले लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ नहीं, मैं थिन लेना चाहूँगा, मैं इसको थिक बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूँगा। क्यों? जरा सोचिए, 2.1 × 10⁻⁷ मीटर इसका थिकनेस है। ये कहीं ना कहीं एटॉमिक साइज़ होता है बेटा। मतलब हम लोग ये बोलते हैं कि इनके पास जो लेयर्स होंगी ना, तो हम लोग ऐसा बोलना चाहते हैं, जैसे सोचो बेटा एक चीज़, मान लीजिए मैं बोलता हूँ इस तरीके से, समझना, मैं तुम्हें क्लियर करता हूँ हिंट। सोचो ये एक लेयर है, इसके पीछे ये दूसरी लेयर है, उसके पीछे ये तीसरी लेयर है। अब बेटा एक चीज़ बता, मान लीजिए मैं बोलता हूँ जो पार्टिकल्स हैं जिसको आप हिट करना चाहते हो वो 3 लेयर्स में है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब यदि आप बॉल से हिट करोगे इसको तो होगा क्या, ये ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला लेयर है वो तो हट जाएगा, वो तो बाहर निकल सकता है, बट सेकेंड और थर्ड पे उतना इफेक्ट नहीं आएगा। मान लो थोड़ा बहुत इफेक्ट आया और ये भी हटा, बट थर्ड वाला रह जाएगा। तो ऐसे यदि मल्टी लेयर्स यदि आ रही होंगी तो होगा क्या कि यदि हम उस पर इफेक्ट लगाएंगे, सपोज करो कि मैंने एक हैमर लिया और इस हैमर से मैं दीवार को तोड़ना चाहता हूँ, दीवार को। अब ये जो वॉल है ना बेटा, उसको यदि मैं ब्रेक करना चाहता हूँ हैमर के थ्रू, तो क्या करूँगा मालूम है? देखो मैंने बोला कि मान लीजिए वॉल जो है वो मल्टी लेयर्स है, सपोज करिए 3 लेयर में बनी है। मैंने हैमर लिया और हैमर से जा करके इसको हिट किया, तो बेटा मेरा जितना इफेक्ट होगा वो मेन इफेक्ट किस पे आएगा? ये रेड वाले पे, फर्स्ट वाले लेयर पे। तो फर्स्ट वाला लेयर कहीं ना कहीं निकलेगा, बट सेकेंड और थर्ड के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। तो यदि मान लीजिए एटम्स इसके अंदर भी हैं तो वो कैसे निकलेंगे? समझ में आ रहा है? तो हम लोग ये बोलते हैं इसी कारण से कि आप थिक फॉइल मत यूज़ करिए, आप क्या कीजिए, थिन फॉइल। कि हम लोग बोलते हैं सिर्फ एक ही लेयर हो, उसी में सारा एटम हो, सारा सब कुछ हो, मतलब पार्टिकल्स हो, ताकि हम उसको वहाँ से हिट करके निकाल सकें। पूरा का पूरा मास जो है वो सिर्फ थिन लेयर में होना चाहिए, ताकि मैं एक बार हिट करूँ तो उसमें यदि सब मास एक ही जगह पर है तो वो पूरा का पूरा निकल के बाहर आ जाए। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो मैं यही चीज़ कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहा हूँ। इसी कारण से मैंने इसका साइज़ कैसा लिया है, उनके मॉलिकुलर साइज़ के बेसिस पे, मतलब 2.1 × 10⁻⁷ मीटर है। तो हम लोग बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक, अगले चीज़ सुनो। अब इन थिन गोल्ड फॉइल को यूज़ करने के बाद अब मैं अगला केस समझाता हूँ, तो मैं थोड़ा सा समझिएगा। मेरा मेन टारगेट क्या चल रहा है मालूम है एक्सपेरिमेंट को करने का यहाँ पे, कि मुझे ये बताना है, मतलब जो उन्होंने रदरफोर्ड ने किया था, उन्होंने ये बताया था कि पूरा का पूरा मास, किसी भी एटम का कंप्लीट मास जो होता है वो एक पॉइंट पर सेंटर्ड होता है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जैसा कि प्लम पुडिंग मॉडल में उसने बोला था। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो सिर्फ एक पॉइंट पर फोकस्ड है। यदि मैं बोलता हूँ कि एक पॉइंट पर फोकस्ड है वो, तो एक पॉइंट पर फोकस्ड है, तो मैं चाहता हूँ क्या कॉन्सेप्ट लगाना, ध्यान से देखो, मैं तुम्हें समझा देता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए बेटा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तुमसे समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कर यहाँ पर एक बॉल मैंने रखी है, और ये बॉल किसकी चीज़ है मालूम है? जेम्स खाते हो ना बच्चे, जेम्स वाली चॉकलेट आती है, जो जेम्स की बॉल हमने कैसी रखी हुई है। अब सपोज करना बेटा ऐसा, ये पूरा का पूरा बॉल का स्ट्रक्चर ऐसा है पूरा, और सारे जेम्स लगे हुए हैं, है ना, और सब ऐसे ही हैं कि मतलब इजीली निकल जाएंगे, थोड़ा सा फोर्स लगा दोगे तो, ठीक, सब पे। अब ये सारे के सारे एक ही पॉइंट पर पूरे सेंटर्ड है इतना, तो पूरा का पूरा मास यहीं के यहीं है। अब मैंने क्या किया, सपोज करो यदि मैं बॉल लिया, ध्यान से देखना बेटा, बॉल लिया और इस बॉल से मैंने इस जेम्स बॉल के
ऊपर थ्रो किया, मतलब ऐसा। अब बॉल यहाँ पर है, थ्रो उधर कर रहा हूँ, क्या मास निकलेगा? क्या पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे? नहीं, निकल ही नहीं पा रहे होंगे, है ना, नहीं होंगे ना। बट यदि मान लीजिए मैंने इसके इधर मारा तो भी नहीं होंगे, इधर मारा तो भी नहीं होंगे। हाँ, बट यदि मैं बिल्कुल स्ट्रेट जा करके, ध्यान से देखिएगा, स्ट्रेट जा करके यदि इसको हिट कर दूँ और तो पूरा का पूरा मास एक ही जगह है, तो वो पूरे के पूरे जेम्स जो हैं वो एक साथ बाहर निकल आएंगे। अब बाहर जब निकलेंगे ना तो मैक्सिमम पार्ट उसका ऐसा होगा जो स्ट्रेट निकल गया होगा, कुछ होगा जो इधर चला गया होगा, कुछ इधर चला गया होगा, हो सकता है कुछ पीछे भी आ गया, है ना, समझते हो? तो सुनिए मेरी बात, मैं वही कॉन्सेप्ट पे जाना चाह रहा हूँ कि यदि पूरा का पूरा मास, इमेजिन करना क्या समझाना चाह रहा हूँ, पूरा का पूरा मास यदि एक ही पॉइंट पर सेंटर्ड है, तो यदि मैं उसको हिट करूँगा तो उस पूरा का पूरा मास एक साथ स्कैटर्ड हो जाएगा, निकल जाएगा। और यदि वो एक पॉइंट पर नहीं है, एक पॉइंट पर नहीं है, थोड़ा इधर है, थोड़ा इधर है, थोड़ा इधर है, थोड़ा इधर है, तो जब मैं इसको हिट करूँगा ना तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में मास बाहर निकलेगा, बट बाकी वाले तो अलग ही रह जाएंगे। समझ में आए? और इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, और इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे लगा करके देखना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में उस चीज़ को मैं किस तरीके से ला रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ सोचो इसी में, बेटा ये सारे टर्म्स बता रहा हूँ, फिर मैं आपको उसमें रिलेट कर रहा हूँ। यदि मान लीजिए मैं उसी जेम्स की जो बॉल है कंप्लीट, है ना, उसको मैं यदि मान लीजिए मैं एक फोर्स लगाया और हल्के से हिट किया, ऐसा प्यार मोहब्बत से, तो हो सकता है बेटा कि यदि मान लीजिए वहाँ पे 10,000 जेम्स थे, तो उसमें से कुछ 1001 जेम्स बाहर आ गए होंगे, बट बाकी के 9,000 तो वहीं के वहीं अटक गए होंगे। क्यों? क्योंकि हमने उतना इफेक्ट ही नहीं डाला। बट यदि तुम चाहते हो कि एक बार में सबको हिट करके बाहर निकाल देना सबको, तो क्या करोगे? आप एक हैमर उठाओगे और हैमर से डैक मिला के एकदम फुल फोर्स के साथ हिट करोगे ना उसे। जब आप फुल फोर्स के साथ उसको हिट करोगे ना, तब जा करके वो टूटेगा, है ना, हाँ या ना, यही करोगे ना। क्या इफेक्ट डाला तुमने? यार सबको निकालना है तो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ फेंकना पड़ेगा। और पता है बेटा, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी आप उसको दोगे, जितना ज़्यादा मास आप उस पर लगाओगे, मतलब जितना ज़्यादा लीनियर मोमेंटम आप उसको दोगे ना, मोमेंटम दोगे, उतना ज़्यादा इफेक्ट उस पर पड़ेगा, और जितना ज़्यादा मोमेंटम जाएगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, उतना ज़्यादा तरीके से वो सबके सब निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो होता है ना, वही फोर्स है एक्सटर्नल, है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसका मोमेंटम हाई रखना पड़ेगा। हाई लीनियर मोमेंटम वाला फेंकेंगे तब जा करके वो एक साथ सबको निकाल पाएगा, नहीं तो कुछ निकलेगा बाकी तो रह ही जाएंगे, है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब तुमको चीज़ें क्लियर होंगी कि सबको मैंने यूज़ क्यों किया, किस तरीके से। अब देखो बेटा, अब ज़रा समझिएगा, एक्चुअल में जो ये अल्फ़ा पार्टिकल है ना, इनको जब यहाँ से मैं निकाल के फेंक रहा हूँ और ये इस पर हिट करने जा रहा है, तो अल्फ़ा पार्टिकल किस चीज़ का काम कर रहा होगा बेटा? यहाँ से जो स्कैटर्ड होकर के जा रहा है, इस पर इंसिडेंट करने का, हैमर का। मतलब वो हैमर वाला जो काम है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ अल्फ़ा पार्टिकल करके दे रहा है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तुमको एक चीज़ ये पूछा जाता है कि तुमने अल्फ़ा पार्टिकल का यूज़ क्यों किया। हमने अल्फ़ा पार्टिकल का यूज़ ही क्यों किया? हम चाहते तो इलेक्ट्रॉन करते, क्योंकि देख अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट करवाना थोड़ा टफ टास्क है। इलेक्ट्रॉन तो इजीली हो जाते हैं कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से। अब सोचो, तो मेरे दिमाग में आएगा कि सर यदि मैं इलेक्ट्रॉन को लेता तो ज़्यादा इजीली हो जाता, क्यों अल्फ़ा पार्टिकल पे अपना दिमाग ख़राब किया? तो बेटा उसका रीज़न क्या मालूम है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये इसको हिट करे और एक बार में पूरा मास यहाँ से निकाल के बाहर कर दे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक हाई मोमेंटम देना पड़ेगा, और लीनियर मोमेंटम देने के लिए लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। और ज़रा सोच के देखो, अल्फ़ा पार्टिकल मतलब हीलियम, अल्फ़ा पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन के मास से कई गुना बड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिव अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो ज़्यादा हैवी पार्टिकल होता है। तो एक तो उसका मास हाई है, दूसरी चीज़ ये जो कॉलीमीटर वाला काम किया ना, ये ब्रिक्स के थ्रू जब इसको अपन ने अलाइन करके सीधे निकाला है स्पीड में, तो हाई वेलोसिटी दिया है, तो मास इनटू वेलोसिटी मिलकर के क्या हो गया होगा? मोमेंटम। तो जो लीनियर मोमेंटम निकला ना, तो एक हाई लीनियर मोमेंटम मैंने इसको दिया, और उस हाई लीनियर मोमेंटम से जब ये इस पे से निकलेगा सीधा जाएगा, और फिर वो जा करके जब इसको हिट करता है ना, तो बेटा ये हैमर का काम कर रहा है मेरे लिए। और यही रीज़न था कि मैंने इसको एक तो इसकी वेलोसिटी को भी इंक्रीज़ करा, इसके मास को भी ज़्यादा रखा, ताकि वो हाई लीनियर मोमेंटम दे, मतलब एक अच्छे फोर्स के साथ इसको हिट करेगा। समझ में आया बेटा? अब जब देखो, अब जब ये यहाँ पे जा करके इसको हिट किया है इस थिन फॉइल को, तो बेटा यहाँ से क्या देखा हमने कि जब यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे पूरा मास है, तो जब इसको हिट किया ना, तो हमने बोला कि अब जो स्कैटर्ड हो रहे होंगे पार्टिकल्स, वो मुझे बताएंगे कि एक्चुअल में मास था किधर।
तो हमने क्या नोटिस किया, ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ से जो पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहा है तो मान लो थीटा एंगल पर हुआ, तो थीटा उसका स्कैटरिंग एंगल है, ठीक। अब सोचो क्या हुआ होगा, सर पार्टिकल जो यहाँ से निकले होंगे तो कुछ इसे ऐसे गए होंगे सीधे, कुछ किसी एंगल पे गए होंगे ऐसे, है ना, एक एंगल बढ़ रहा होगा, इधर भी जा रहे होंगे, इधर भी जा रहे होंगे, कुछ पीछे भी आए होंगे, हो सकता है कि कुछ बैकवर्ड पूरा अपोजिट चला जाए, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर जो स्कैटरिंग है वो हर तरीके से हो सकता है, तो 0 से लेके 180 डिग्री, देखो यदि ऐसा स्ट्रेट गया तो ये 0 डिग्री पर स्कैटर्ड हुआ, और ऐसे होते 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 एंगल बढ़ते 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 ये कौन सा हो गया, 180 डिग्री तक, समझ में। और जैसा 180 यहाँ आया वही का वही पूरा आप इधर देख लोगे तो 360 भी हो जाता है। तो बट हम ट्राई किसके लिए करेंगे, हम लोग जो देखेंगे वो सिर्फ कहाँ तक देखते हैं, 0 से लेके 180 डिग्री का इफेक्ट देखेंगे कि 0 से 180 डिग्री के लिए कैसा है, क्योंकि देखो 0 से 180 जो नीचे हो रहा होगा वही 0 से 180 ऊपर से भी आएगा, चलेगा। अब सुनो आगे, अब सुनो, अब हमने क्या किया यार, मैं काउंट करने वाला हूँ कि कितने पार्टिकल एमिट होकर के मिले हैं, तो मैंने उसके लिए क्या यूज़ किया बेटा, यहाँ डिटेक्टर, माइक्रोस्कोप देखने का काम आ जाएगा। डिटेक्टर है, डिटेक्ट करेगा, क्या होता है बेटा, जब यहाँ से पार्टिकल्स निकले हैं वो पार्टिकल आकर के इसके स्क्रीन पे स्ट्राइक करता है, स्क्रीन पर स्ट्राइक करेंगे ना, तो यहाँ पर हमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई हुई है, मतलब जिंक सल्फाइड का लेप लगा देते हैं हम इसके ऊपर। अब जब जिंक सल्फाइड को आपने इसमें कोटेड करके रखा हुआ है जिंक सल्फाइड से, तो बेटा जिंक सल्फाइड जो होता है ना वो ऐसा है कि मतलब यदि वो पार्टिकल आकर के हिट करेगा तो वहाँ पर एक स्पॉट बनता है वाइट कलर का, और वो जो स्पॉट आएगा ना तो उसको वो काउंट कर सकते हैं कि यार एक आया, फिर दूसरा आएगा तो वो एक स्पॉट बनेगा, तीसरा आएगा तो स्पॉट बनेगा। तो ऐसे बेटा यहाँ पर स्पॉट्स बनते हैं, और वो जो स्पॉट्स है ना उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आए, और बाकायदा पूरा मैकेनिज्म होगा जिससे कि कहीं कहीं वो काउंट होकर के भी पता चल जाएगा कि यार इतने एंगल पे इतने पार्टिकल्स मिले हैं स्कैटर्ड होके, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ से हमने इसके थ्रू उन अल्फा पार्टिकल्स जो यहाँ से बाहर निकले होंगे ना उनको लिया। अब हमने प्रैक्टिकली क्या देखा मालूम बेटा, अब जरा देखिएगा, अब मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे भी कुछ आया होगा, यहाँ भी सब जगह। अब मैं इनके बीच में एक पर्टिकुलर ग्राफ बनाता हूँ, जो ग्राफ उन लोगों ने बनाया है कि स्कैटरिंग एंगल ढूंढा, कि अब पहले देखा 0 डिग्री पे कि 0 पे कितने पार्टिकल्स निकल के आए, अगली बार 1 डिग्री पे कितने आए होंगे, 2 पे कितने आए, 3 पे कितने आए, 30 पे कितने आए, 50 पे कितने आए, 180 पे कितने आए, है ना। इसी तरीके से एंगल वर्सेस अल्फा पार्टिकल जो एमिट हो रहे हैं ना, या पार्टिकल्स जो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, उनके बीच में हमने एक ग्राफ बनाया है। कौन सा ग्राफ है, देखिए यहाँ पे ये, और इस ग्राफ में हम क्या बोल रहे हैं, सर स्कैटरिंग एंगल थीटा, हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया स्कैटरिंग एंगल थीटा इन डिग्री में हमने लिया, और यहाँ पर हमने लिया नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल डिटेक्टेड, कि कितने कितने पार्टिकल हमने यहाँ पर डिटेक्ट किए हैं, उनको हमने कहाँ लिया हुआ है, वाई एक्सिस पे, और इन दोनों के बीच में हमने एक ग्राफ बाकायदा प्लॉट किया है। और इस ग्राफ के थ्रू मैं कुछ डिसाइड करके बताने वाला हूँ, बताएं। आइए क्या नोटिस किया, देखिएगा ध्यान से बेटा। एक चीज़, जब आपको ये चीज़ आए ग्राफ बताना है, आपको बाकायदा बनाना पड़ेगा, और इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखिएगा, बताएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसे रैंडमली कुछ भी मत बनाना, है ना, क्योंकि ये नंबर्स का खेल है पूरा, ठीक। तो यहाँ पे यदि तुमने गड़बड़ कर दिया तो पूरा प्रॉब्लम आपका गलत हो जाएगा। अब सुनिए क्या करें, सोचिए, हमने यहाँ पे क्या लिया बेटा, एंगल 0 डिग्री, 20 डिग्री, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, और इधर साइड हमने क्या लिया, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, है ना। अब सुनिए 10 टू द पावर 7 तक हम लोग गए हैं बेटा। 10 टू द पावर 7 का मतलब जानते हो, 1 करोड़, 1 करोड़ के आसपास की बात हो रही है। अब सुनो, करोड़पति बन गए। अब सुनिए ध्यान से बेटा, जब ग्राफ बनाए ना तो ग्राफ की स्टडी करो ध्यान से, समझ में आएगा तुम्हें। क्या सर, यदि मैं देखने जाऊँ 0 डिग्री पे, तो 0 के जस्ट बाद में भी बन रहा थोड़े बहुत एंगल पे ना, तो 25 एंगल के आसपास यहाँ पर जो वैल्यू है सर, ये वैल्यू ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 7 में है, मतलब 1 करोड़। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यार 0 से लेके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री तक में 1 करोड़ पार्टिकल निकले होंगे, 1 करोड़। तो 1 करोड़ कहाँ निकल रहे हैं, 0 डिग्री पे। मतलब समझ रहे हो कि सर यहाँ से जो निकले ना 0 डिग्री स्ट्रेट, तो 0 नहीं, 0 से लेके 2, 3, 4, 5 डिग्री तक। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सर यहाँ से लेके मैक्सिमम जो पार्टिकल्स निकले ना वो यहाँ पे निकले हैं, ऐसे ये यहाँ पे आपको मैक्सिमम पार्टिकल्स मिले हैं जो एमिट हुए हैं, डिटेक्ट करेंगे। फिर उतने ही एंगल पे बेटा ऊपर भी ऐसा,
ठीक। तो मतलब इस वाले रेंज में देखा जाए तो भाई कितने कितने पार्टिकल्स यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ सर 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़। ठीक। तो सोचो 0 डिग्री पर इतने सारे पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं सीधे सीधे, तो इसीलिए तो मैंने यहाँ पे बनाया है स्मॉल एंगल स्कैटरिंग ऑफ मोस्ट, मतलब मैक्सिमम जो स्कैटर्ड हुए हैं ना वो ये स्मॉल एंगल पे ही हुए हैं, 4 to 5 डिग्री के आसपास। ठीक। अब सुनो आगे, जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ाते जाएं, नीचे देखते जाएं, तो हमने नोटिस किया आगे बढ़ते गए इसकी वैल्यू कम होने लगी, 10 की पावर 6 तक पहुंच गई, मतलब 10 लैक्स में आ गई। कहाँ तक आई होगी 10 लैक्स, तो देखो जरा, देखने जाओगे तो ये 10 डिग्री के अंदर में अंदर आते आते 10 डिग्री तक आते आते ये 1 करोड़ से 10 लैक्स में आ गया, है ना, 10 डिग्री तक। फिर 10 से और आगे गए अपन 20 तक जाते जाते, जरा देखो बेटा 20 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते ये वैल्यू 10 की पावर 5 से भी नीचे आ गई, 10 की पावर 4, मतलब समझते हो 10,000, मतलब 10,000 20,000 तक पहुंच गया 20 डिग्री तक। मतलब जहां 0 डिग्री के आसपास 0 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री पे 1 करोड़ था, वहीं 20 डिग्री तक आते आते तो बेटा वो 10,000 12,000 20,000 बचा, काफ़ी कम हो गया ना नंबर। हाँ, और उसके आगे यदि अपन जाते हैं 30 डिग्री 40 डिग्री तक आते आते देखिए बेटा 40 डिग्री तक आते आते ये नंबर मेरे लिए 10 की पावर 3 में पहुंच गया, मतलब 1000, मतलब 40 डिग्री तक आते आते सिर्फ 1000 पार्टिकल्स मिल रहे हैं मुझे। फिर 50 60 तक पहुंचते पहुंचते तो ये 100 में खेलने लग गया भाई, ये देख 60 डिग्री तक आते आते तो ये 100 हो गया, और 60 डिग्री के आगे 70 80 डिग्री तक आते आते सोचो 80 तक आते आते क्या हो गया, 100 के भी नीचे पहुंच गया वो। मतलब समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पर यदि मैं देखने के लिए जाऊँ तो जैसे जैसे इसका स्कैटरिंग एंगल इंक्रीज होता जा रहा है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल जो हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, बहुत कम होते जा रहे हैं, है ना। और 180 तक जाते जाते तो ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं, मतलब ऐसे बिल्कुल बहुत ही रेयर वाले होते हैं जो बेटा स्ट्रेट गए और वापस रिटर्न आ जाए, तो ऐसे रिटर्न आने वाले तो बहुत ही रेयर हैं। तो हमने देखो यहाँ पे एक चीज़ बनाई भी है कि इस एंगल पे यदि देखा जाए यहाँ पे तो हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड स्कैटरिंग। बैकवर्ड क्यों, क्योंकि वापस रिटर्न आ रही होगी वापस इसी डायरेक्शन में, पार्टिकल गया हिट किया और इधर, तो ये बैकवर्ड स्कैटरिंग कितना हो रहा है, ऑफ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन 1 in 8,000, मतलब समझ रहे हो 8,000 में से कोई एक होगा, 8,000 अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे आए होंगे, उसमें से कोई एक होगा जो बैकवर्ड स्कैटरिंग बता रहा होगा, बाकी के सारे स्ट्रेट गए। समझ में? तो अब यहाँ से बेटा उन्होंने रिजल्ट निकाला। क्या रिजल्ट निकाला? उन्होंने ये देखा कि यार जो वेरी स्मॉल एंगल था ना 0 to 5 डिग्री 10 डिग्री वाला, सारे के सारे तो यहीं पे स्कैटर्ड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सर पूरा का पूरा मास, कंप्लीट मास कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट पर था, जिसको आपने डायरेक्ट हिट कर दिया तो सारे के सारे पार्टिकल्स यहाँ से बाहर निकल गए। अब यहाँ से स्कैटर्ड होकर के मैक्सिमम मोस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट निकले, बट थोड़े बहुत जो हैं वो डेविएट हो गए होंगे, तो जो थोड़े बहुत डेविएट हुए उनको इधर से हमने डिटेक्ट किया इस तरीके से। और बहुत ही रेयर एक आधी होंगे जो बैकवर्ड वाले में जाएंगे, अदरवाइज मैक्सिमम तो स्ट्रेट ही निकल गए। समझ में आया? दूसरी चीज़ सोचो, है ना। तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि पूरा का पूरा मास जो है वो किसी एक पॉइंट पर ही सेंटर्ड रहा होगा, तभी वो निकला है। अगली चीज़ क्या समझ में आई यार, अब मैं इसको काउंट करने चाह रहा हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कि कितने स्कैटर्ड होकर के आए। तो जरा सोचना एक चीज़ बेटा, यहाँ से जो स्कैटरिंग के बाद निकले होंगे पार्टिकल, आप इस डिटेक्टर को यहाँ लेकर के पहुँचोगे और वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, हिट करेगा ना इसको पहले। बेटा एक चीज़ सोच, यदि मान लो कि इसका मास फैला हुआ होता, कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरा यूनिफॉर्मली, तो हर जगह पे पार्टिकल्स होते हैं मास, है ना। और हर जगह पे पार्टिकल्स होते हैं तो जो यहाँ से स्कैटर्ड पार्टिकल है वो उनसे टकराते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी निकलते हैं, बट नहीं निकल रहे हैं और सीधे स्ट्रेट जा रहा है। इसलिए जा पा रहा है क्योंकि बाकी सब जो है वो फ्री स्पेस है, मतलब वैक्यूम है। समझ में आ रहा? तो यही रिजल्ट था यहाँ पे रदरफोर्ड का, कि रदरफोर्ड ने आपसे ऐसा बोला है कि बेटा जो कोई भी एटम है उसका पूरा मास एक पॉइंट पर ही सेंटर्ड है, ऐसा उसने बोला, और उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक चलेगा। और बाकी सारा जो है वो फ्री स्पेस है। और यहाँ से ये स्कैटरिंग एंगल होता है, जिस स्कैटरिंग एंगल पे बेटा जितने एंगल पे वो स्कैटर्ड हो रहे होंगे, और उनको हमने यहाँ पर डिटेक्ट करने का काम किया है। वो किसकी हेल्प से किया? एक डिटेक्टर लगा करके, जिसके ऊपर हमने जिंक सल्फाइड का कोटिंग करके रखा हुआ है, ताकि उसके थ्रू हमें पता चल जाए कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहाँ पर हिट किए। आया समझ बेटा? ठीक। तो ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है किसके पीछे, रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल था ना, एक्चुअल में वो ये था। क्लियर है?
समझ में आए? तो ज़रा एक बार इसे नोट कीजिए, तो फिर मैं आपको इसमें और कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। फिर अपन इस टॉपिक को एंड करेंगे आज। चलिए तो अब इसको रब करता है ना, आपको फिर समझाते हैं और चीज़ें। बेटा अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अल्फा पार्टिकल ट्रैजेक्टरी। यार अल्फा पार्टिकल ट्रैजेक्टरी यहाँ पे क्या होगी उसे ध्यान से समझो। अल्फा पार्टिकल ट्रैजेक्टरी में हम लोग क्या बोला, ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ, है ना। तो कहीं ना कहीं मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यदि मैं अल्फा पार्टिकल को रिलीज़ किया हूँ तो बेटा वो किस तरीके से जाएगा। ठीक, सुनो मेरी बात। मान लीजिए बेटा मैंने यहाँ पे बोला कि ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक, और इसको बना भी देता हूँ मैं ऐसे, ठीक। तो ये जो न्यूक्लियस हमने बनाया ना बेटा, ये हमारा कौन है, टारगेट न्यूक्लियस। अब सुनिएगा मेरी बात, यदि मैं टारगेट न्यूक्लियस मैंने इस तरीके से मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैंने ये बोला यार यहाँ से मैं एक अल्फ़ा पार्टिकल को इस पर स्ट्राइक करवाता हूँ। तो नोटिस कीजिएगा बेटा, यदि मान लीजिए मैं अल्फ़ा पार्टिकल को डायरेक्ट उसी डायरेक्शन में इंसिडेंट करवाऊँ जिस डायरेक्शन में न्यूक्लियस है, तो बेटा एक चीज़ सोचो, यहाँ पर कौन है, प्रोटॉन होंगे, उसके पास टोटल चार्ज कितना होगा यहाँ पे, तो हम लोग बोलते हैं Z जो है वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। Z यदि एटॉमिक नंबर है और एक इलेक्ट्रॉन पे या एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, E, तो हम लोग बोलते हैं ZE मिलकर के टोटल चार्ज हो रहा होगा इसके पास। अब अल्फ़ा पार्टिकल जो निकला भाई वो भी पॉजिटिव चार्ज लेकर के निकला है। तो एक चीज़ सोचो तुम कि जब मैं इस अल्फ़ा पार्टिकल को यहाँ से रिलीज़ किया हूँ तो बेटा मैं इसको इनिशियली कुछ काइनेटिक एनर्जी दिया होगा ना, दिया हूँ मैंने कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैंने उसे दी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैंने उसे दी, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, के। और बेटा ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के मैंने उस अल्फ़ा पार्टिकल को दी है ना, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं, इसको के काइनेटिक एनर्जी दी। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ना एक्चुअल में यहाँ पर वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वाली बेटा ये 7.7 होती है जहाँ तक, हाँ 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है स्टैंडर्ड। बट हम सिंपल अभी के लेकर के चलेंगे, यदि कोई प्रॉब्लम तुम्हें देता है तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करिएगा कि एक्चुअल में वो 7.7 है, 5.5 है, जो भी है वो दे देगा। ठीक है, सुनो ये मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी थी बेटा। अब बता ये काइनेटिक एनर्जी से जब यहाँ से निकलेगा तो इसके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, हैवी मास है। अब इसके पास कितना चार्ज है, 2e, 2 इलेक्ट्रॉन के 2e चार्ज लेकर के आ रहा है, इसके पास ZE है, दोनों लाइक चार्जेस हैं सेम वाले। क्या ये पूरा का पूरा इसको हिट कर पाएगा? मतलब तुम ऐसा सोचते हो वाकई में कि बिल्कुल जा करके उस पर भिड़ जाना चाहिए उस पर? ना, अरे नहीं कर पाएगा बेटा, कैसे जाएगा, उसको तक जा ही नहीं सकता ना, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो यहाँ से जब ये पार्टिकल यहाँ से जा रहा होगा ना तो बेटा यहाँ तक बिल्कुल पहुँच ही नहीं पाता। एक मिनिमम डिस्टेंस होता है, एक मिनिमम डिस्टेंस होता है जहाँ पे जा करके वो रुक जाता है। मान लीजिए वो डिस्टेंस ये है कि यहाँ तक तो वो गया अल्फा पार्टिकल, है ना, बट इसके बाद वापस वो यहीं से रिटर्न हो जाता है, बैक आ जाता है, बैकवर्ड। तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है ना बेटा, जिसको मैंने यहाँ पे रेड कलर से बनाया है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस के साथ ये जो डिस्टेंस यहाँ पे बच रहा है, इसको मैंने क्या बोल दिया, D। अब ये D हमारे लिए क्या है मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा बेटा। जो D है ना, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ध्यान से समझिएगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आ रहा है ना बेटा, उसी को हमने यहाँ पे क्या बोला हुआ है, D। तो याद रखिएगा D जो है वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है। चलेगा, अब सुनिए मेरी बात। जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस को हमने डिफाइन किया है यहाँ पे D से, आपसे कई बार पूछेगा कि यार D की वैल्यू बता भाई, D की वैल्यू क्या आएगी, करें? आइए एक चीज़ सोचो, ध्यान से देखना है ना, अपन इसको रब करते हैं।
बेटा ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालें, तो ध्यान से देखना, क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कि हमने ऐसा बोला कि जब ये पार्टिकल यहाँ से, अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकला, सर इसके पास पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी थी। धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी, वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही होगी, होते होते इस पॉइंट पे जा करके काइनेटिक जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि इसके आगे नहीं जा पा रहा, नहीं तो जाता आगे, वेलोसिटी खत्म। तो काइनेटिक जीरो हो गया, मतलब यहाँ पे जा करके सर पूरा का पूरा उसका क्या निकल के आ गया होगा? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यहाँ जितनी हमने काइनेटिक एनर्जी इसको दी थी, वो धीरे धीरे करते इस पॉइंट पे जा करके कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, है ना। तो वही एनर्जी कंजर्वेशन ही तो चल रहा है भाई, कि काइनेटिक एनर्जी दी थी वो पूरी की पूरी यहाँ पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। काइनेटिक अब इसलिए नहीं है क्योंकि यदि काइनेटिक होता तो वेलोसिटी होती तो ये और आगे जाता। तो मैं क्या इस क्लोजेस्ट डिस्टेंस के लिए मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे से कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बेटा वो इसके फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। आया समझ में? जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके पास थी वही कन्वर्ट हो गई है किसमें? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में। क्यों? जो यहाँ पे है। अब सुनो, तो मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या? के, जो मैंने आपको दे के रखा था के। मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? याद है बेटा, दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2। तो दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में कितना एनर्जी लगता है? देखो 2 पॉइंट सिस्टम में आपने पढ़ा है, Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज हैं, उनको यदि मैं r डिस्टेंस पे रखता था तो हमने बोला था बेटा इसका पोटेंशियल एनर्जी जो था ना, U से रिप्रेजेंट करते थे, हाँ 1/4πε0 Q1 Q2/r होता था, है ना। बस यही चीज़ हम यहाँ पे भी लगाएंगे। सर यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आएगी वो यहाँ की है, तो एक चार्ज तो ये वाला है, हीलियम वाला अल्फा पार्टिकल, दूसरा है Ze, तो एक ये Q1 और ये Q2, तो Q1 Q2, तो Q1 की वैल्यू कितनी होगी सर? तो देखो मैंने फॉर्मूला लिखा 1/4πε0, एयर की बात कर रहा हूँ, Q1 अल्फा पार्टिकल के पास, अल्फा पार्टिकल के पास टोटल चार्ज कितना है? 2e। इसके पास टोटल चार्ज कितना है? Z इंटू ई, एटॉमिक नंबर इंटू ई, और अपॉन में डिस्टेंस आएगा दोनों के बीच का। तो यहाँ पर ये Q1 था, ये Q2, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? d। तो ये d आ गया, ये निकल आया। आगे चल अब इसको सॉल्व करो। सर k इक्वल टू 2ze² इंटू डी। बेटा आप चाहो तो d को इधर ले जाओ, तो d इक्वल टू हो जाएगा, 2 से भी कैंसिल कर देते हैं, ze² अपॉन 2πε0 इंटू के। तो ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में जा करके हमने बेटा इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकाल लिया। तो आपको है ना के की वैल्यू बाकायदा दे देता है, जैसे 7.7 दे दिया तो आप इसे दे दीजिए, बाकी सारी वैल्यूज़ रख दीजिए। z मतलब 79 हो जाएगा गोल्ड के केस में। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको पता है, सारी चीज़ें मालूम है, आपका आंसर इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। चलेगा? बोल सकते हैं? मैं कन्वर्ट करके दूँ? चले देखिए, यदि मैं कन्वर्ट करने जाऊँगा तो मैं यहीं से लिखूँगा बेटा, आप इसको 2 से कैंसिल मत करो। क्या लिखें मालूम? d इक्वल टू 2 इंटू ze² अपॉन 4πε0 इंटू के। बेटा वैल्यू रखो तो 2, z की वैल्यू 79 गोल्ड के केस में। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर हो गया, अपॉन में 4πε0, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, और k जो है वो आपका 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब वोल्ट में आ गया। अब इस पूरे को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कंप्लीट को आप कैलकुलेट कीजिएगा, और जब बेटा हम उस पूरे को कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे ना, अच्छा देखो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के में आप उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख लीजिएगा, इसे 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको आप कन्वर्ट किस में करोगे? जूल में। क्यों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं ना, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों को उस यूनिट में लिखा है, उसको भी जूल में लेना है। अब इसको जूल में कन्वर्ट करो। जूल में कन्वर्ट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है, मैं वो रिज़ल्ट लिख रहा हूँ आपके पास। सर इसके रिज़ल्ट की वैल्यू आती है, मैं बता रहा हूँ आपको, रुकना एक मिनट, uh, 3 इंटू 10⁻14 3 इंटू 10⁻14 मीटर अप्रॉक्स।
चलेगा। और बाकायदा फिर वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इतना क्लोजेस्ट डिस्टेंस इसका रह जाता है, ठीक है। तो ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का तरीका हो गया। तो जो भी वैल्यू वो आपको देगा आप उसकी वैल्यूज़ रखिएगा और कन्वर्ट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं बेटा। एक चीज़ तो ये नोट करके रख लीजिए। अब मैं इसमें इम्पैक्ट पैरामीटर का थोड़ा सा इफेक्ट बता करके टॉपिक को एंड करता हूँ। देखो एक चीज़, एक टर्म आता है इम्पैक्ट पैरामीटर। अब इम्पैक्ट पैरामीटर क्या बोलता है यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा। यदि मान लीजिए मैंने यहाँ से डायरेक्ट इनिशियल लाइन ये वाली थी जिस पे गई और वापस रिटर्न है, इसके ऊपर यदि मान लो बेटा मैं अल्फा पार्टिकल को किसी एंगल से यहाँ पर इंसिडेंट करवाऊँ तो मैं क्या नोटिस करूँगा कि सर अभी भी वो जा तो रहा है बट अब पूरा का पूरा रिटर्न नहीं आ पाएगा, अब वो थोड़ा सा टर्न हो गया होगा, बेंड हो गया होगा, है ना। फिर इसके ऊपर से यदि मैं निकालने जाऊँ तो मैंने देखा कि यार अब थोड़ा सा कम बेंड हुआ, ऐसा स्कैटर हो रहा है ना। फिर और ऊपर से लेकर के जाओ तो शायद अब ये ऐसा चला गया हो, और ऊपर से लेकर के गए तो शायद अब ये ऐसा स्ट्रेट निकल गया। समझ आ रहा है। इसी तरीके से आप जब ऐसे लेकर के जाते जाते हो तो ये ऐसा फ्लैट होता जाएगा। तो ये जो चीज़ आ रही है ना बेटा, ये क्या बता रहा होगा कि हम न्यूक्लियस के कितने पास से जा रहे हैं। न्यूक्लियस के जितने पास से आप जाएंगे उसका जो सर्कल बनेगा, है ना, उसके अंदर उसका इफेक्ट आ रहा होता है। तो सुनो, हम बोलते हैं कि बेटा इस वाली लाइन के आप जितना क्लोजेस्ट जाएंगे इम्पैक्ट उतना हाई पड़ेगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा तो रिटर्न आ गया तुरंत, उससे कम इम्पैक्ट आया इधर तो इधर गया, उसके ऊपर गया तो और कम इफेक्ट और कम इम्पैक्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर एक टर्म डिफाइन करते हैं, बी इम्पैक्ट पैरामीटर। जैसे मान लीजिए मैंने इसके लिए डिफाइन किया तो हम बोलते हैं कि इसका इनिशियल वेलोसिटी के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, ये इसको हमने क्या बोला है, बी, और इसे हम क्या बोल रहे हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। चलेगा, ये इम्पैक्ट पैरामीटर हो गया। और इस वाले के लिए यदि देखा जाए तो बेटा देखो यहाँ से यदि मैं इसको ऐसा लेकर के जाऊँ तो ये वो एंगल है जो थीटा है। थीटा कौन सा एंगल होता है, स्कैटरिंग एंगल। तो बेटा यदि ये स्कैटरिंग एंगल इसका कितना दिया हुआ है, थीटा, और बी क्या है उसका इम्पैक्ट पैरामीटर। तो हर किसी के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर अलग आएगा, उसका थीटा अलग होगा। और एक रिलेशन मैं आपको भी लिख करके देता हूँ इम्पैक्ट पैरामीटर और थीटा के बीच में। वो रिलेशन आप डायरेक्ट याद रखिए, न्यूमेरिकल्स वगैरह में आएंगे तो हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे और आंसर लेके आएंगे, ठीक है। जरा इसे बना लो एक बार। देखें बेटा, आइए अब इसमें अपन को क्या देखना है, मैंने अभी बोला आपसे इम्पैक्ट पैरामीटर और थीटा के बीच में रिलेशन देखना था। तो बेटा एक चीज़ देखिएगा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फर्स्ट है इम्पैक्ट पैरामीटर बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से जो इम्पैक्ट पैरामीटर बी आपको दिख रहा ना बेटा, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा बाय 2। तो ये कॉट थीटा बाय 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे बेटा देखो, एक का स्कैटरिंग एंगल 30 है, दूसरे का 60 है, एक का इम्पैक्ट पैरामीटर इतना दिया है तो दूसरे का बताओ कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन यदि कभी तुम्हारे पास आ जाए तो हम ये वाला इफेक्ट लगा सकते हैं। क्यों, जरा सोचो, बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से किया इम्पैक्ट, अब जरा देखो मैं इसको रब करता हूँ बेटा ना, यहीं कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम कैसा पूछ सकता है आपसे। कि एक जो था, मान लीजिए इसका ये 30 डिग्री है, सॉरी ये कितना है 90 के आसपास। दूसरा वाला जो था ये वाला, ये मान लीजिए यहाँ से 30 डिग्री था, 60 था, 120 था। तो दोनों के एंगल अलग अलग है। तो दो लाइंस में बात कर रहा हूँ, दोनों कंडीशन में दोनों का स्कैटरिंग एंगल यदि डिफरेंट है तो दोनों का इम्पैक्ट पैरामीटर भी अलग होगा। तो मैंने बोला यदि मैं बी प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा बाय 2 लिखता हूँ तो इसका मीनिंग क्या होगा मालूम है, हम ऐसा लिखते हैं ना सर, B1/B2 इक्वल टू कॉट थीटा 1/2 अपॉन कॉट थीटा 2/2। और दोनों का स्कैटरिंग एंगल आपको दे दिया, एक का इम्पैक्ट पैरामीटर बता दे तो दूसरे का इजीली निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, ध्यान से समझ के रखिएगा। डायरेक्ट रिजल्ट पे जाओ और कुछ मत अकल लगाओ, ठीक है। तो डायरेक्ट रिजल्ट यदि याद रहेगा ना तो आपका एक आंसर बन जाता है यहाँ से, ठीक। इसे नोट कर लीजिए बेटा। एक दूसरा रिलेशन भी है, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट
एरिया एन ऑफ थीटा, है ना, इसकी बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया, कि पर यूनिट एरिया से कितने नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं, एन थीटा। अच्छा, एन ऑफ थीटा लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, मतलब वो थीटा का फंक्शन है, मतलब कहीं ना कहीं स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि पता है ना तुम्हें कि यदि स्ट्रेट जाता है तो सबसे ज़्यादा स्कैटर हो रहा है, जितना ज़्यादा एंगल इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा वो डिक्रीज होता जाता है। तो बेटा इसका एन ऑफ थीटा जो निकल के आ रहा है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2। ये जो चीज़ है एन ऑफ थीटा वो किसके इक्वल आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2 के। मतलब यदि मैं दो को कंपेयर करने जाऊं तो मैं वही लिख सकता हूं n1 थीटा बाय n2 थीटा इक्वल्स टू, ये नीचे आएगा तो साइन टू द पावर 4 थीटा 1 बाय 2 और ऊपर जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा 2 बाय 2, और ये आपका रिलेशन निकल के आया। ठीक, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो जो IIT वगैरह वाले बच्चे हैं उनको अपन करेंगे भी, हमको प्रॉब्लम्स करवाऊंगा भी इन सब चीज़ों के ऊपर, है ना। बाकी लोग डायरेक्ट नॉर्मल सा याद रख के रख लीजिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, इतना करो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके आगे की थ्योरी लेकर के, ठीक, और ख़त्म करेंगे जल्दी से एडवर्टाइन है ना। चलिए मिलते हैं, अटेंड करते रहना। इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, छोटे टॉपिक होते हैं, स्कोरिंग टॉपिक हैं जो मार्क्स आपको इजीली दे करके जाएंगे, और सबसे बड़ी बात ये केमिस्ट्री में भी आपके कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। बाय बाय, गुड नाइट बेटा, एंजॉय पढ़ाई के साथ, बाय।